गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइब्रेरी स्पीक। आज पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का लेखक कौन है? मेलविल डुई, एस आर रंगनाथन, आर डी लूल और माइकल गोरमैन। तो जिन्होंने भी बिलीव अच्छे से किया होगा उनको पता होगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर हमारा है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर were the 5 laws of library science formulated? 5 laws of library science पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? कौन से वर्ष में, किस साल में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम आए थे? तो इन डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसी में ये नियम थे। वो पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1950। आपको आंसर दिख गया होगा, आंसर बी। करेक्ट आंसर है 1931, 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्या है? क्या है? ऑप्शन ए, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाना। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है या संस्था है। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ए। पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ये 5 नियम आपको भूलना नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेकेंड लॉ फोकसेस ऑन, सेकेंड लॉ किस पर फोकस करता है? ऑप्शन ए है कलेक्शन डेवलपमेंट, संग्रह विकास। ऑप्शन बी है लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। ऑप्शन सी है रीडर्स राइट टू एक्सेस, पाठक का उपयोग करने का अधिकार। और ऑप्शन डी है कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण। तो दूसरा नियम सेकेंड लॉ किसको केंद्रित करता है? करेक्ट ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द रीडर्स राइट टू एक्सेस। आपको आंसर भी दिख रहा होगा, पाठक का उपयोग करने का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी बुक इट्स रीडर इज विच लॉ? एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक होता है, यह कौन सा नियम है? क्या यह पहला नियम है, क्या यह दूसरा नियम है, क्या यह तीसरा नियम है, क्या यह चौथा नियम है? कौन सा नियम है? तो करेक्ट आंसर है सी, थर्ड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, which law emphasize the utility of subject classification? Utility of subject classification and OPAC, OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। कौन सा नियम विषय वर्गीकरण और ओपेक की उपयोगिता पर जोर देता है? ओपेक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं किसी वेबसाइट से। तो ये कौन सा नियम है? क्या यह पहला नियम है? ऑप्शन बी है क्या 5th नियम है? ऑप्शन सी तीसरा नियम है? ऑप्शन डी सेकंड नियम है?
तो 6 का करेक्ट आंसर है सी, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है ओपेक की उपयोगिता पर जोर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोर्थ लॉ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन, चौथा नियम सबसे बेहतर तरीके से दर्शाया गया है किस में? ऑप्शन ए में संचालन सेवाएं, सर्कुलेशन सर्विस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट हेडिंग, विषय शीर्षक, ऑप्शन सी लाइब्रेरी आर्किटेक्चर एंड लेआउट, पुस्तकालय वस्तुकला और लेआउट, और ऑप्शन डी है कलेक्शन पॉलिसी, संग्रह नीति। चौथा नियम सेव द टाइम ऑफ रीडर। तो यह जो है सबसे बेहतर तरीके से कहाँ हो सकता है? करेक्ट आंसर है सी, लाइब्रेरी आर्किटेक्चर एंड लेआउट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिफ्थ लॉ इज, पांचवा नियम है। अब आपको 5 नियम याद रखने हैं और ये पांचवा नियम कौन सा है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाना, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव संस्था है, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यह पांचवा नियम है, आपको इसको रट लेना है। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच लॉ सपोर्ट्स द नीड फॉर लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस? व्हिच लॉ सपोर्ट्स द नीड फॉर लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस? कौन सा नियम पुस्तकालय विस्तार सेवाओं की आवश्यकता का समर्थन करता है? पुस्तकालय का विस्तार कैसे हो सकता है, आप बताइए। पुस्तकालय का विस्तार कैसे हो सकता है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है पांचवा, तीसरा है सेकंड, और चौथा है फोर्थ नियम। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पहला लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द फ्रेज सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाएं, वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? पाठक का समय कैसे बच सकता है? फर्स्ट, इफिशिएंट कैटलॉगिंग, कुशल कैटलॉगिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बुनियादी ढांचा, यूजर सेंटर्ड सर्विस, उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं, ऑल ऑफ एबव। पाठक का समय कैसे बच सकता है? इफिशिएंट कैटलॉगिंग होनी चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यूजर सेंटर्ड सर्विस होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which law is directly related to library automation and digitization? लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन, कौन सा नियम सीधे पुस्तकालय स्वचालन और डिजिटलीकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेकेंड लॉ, दूसरा नियम, ऑप्शन बी है फिफ्थ लॉ, पांचवा नियम, ऑप्शन सी है चौथा नियम, ऑप्शन डी है पांचवा नियम। तो कौन सा करेक्ट है? आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर बी, फिफ्थ लॉ, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी रीडर हिज और हर बुक सपोर्ट्स, प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक हो, इसका समर्थन कौन करता है? क्या रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन ए, पर्सनलाइज्ड सर्विस, व्यक्तिगत सेवाएं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ प्रशिक्षण, ऑप्शन डी एक्विजिशन पॉलिसी, अधिग्रहण नीति। एवरी रीडर हिज और हर बुक, इसका समर्थन करता है, आपको आंसर दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर है बी, पर्सनलाइज्ड सर्विस, व्यक्तिगत सेवाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, 5 laws of library science were first published in the book. 5 laws of library science पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन ए है प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए प्रस्तावना। ऑप्शन बी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऑप्शन सी है कोलन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी है लाइब्रेरी मैनुअल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना है कि यह 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पब्लिश हुआ था। रंगनाथन जी ने 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का नियम दिया था और वो जो बुक पब्लिश हुई थी 1931। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लॉ जस्टिफाइज इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस? इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से आपस में रिसोर्स का शेयरिंग जो करती है वही इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस है। और यह कौन सा कानून अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा को उचित ठहराता है? कौन सा नियम जो है, यहाँ नियम हो, कानून नहीं नियम, कौन सा रूल? तो लॉ है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से कौन सा इंटर लाइब्रेरी लोन? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी लोन। तो करेक्ट आंसर है ए, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को जो है ये जस्टिफाई करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और द लॉ दैट स्ट्रेस द डायनेमिक नेचर ऑफ लाइब्रेरीज, द लॉ दैट स्ट्रेसेस द, पुस्तकालयों की गतिशील प्रकृति पर जोर देने वाला नियम। पुस्तकालय गतिशील होने चाहिए, उसका नियम कौन सा है? फोर्थ, ऑप्शन ए फोर्थ लॉ, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ, ऑप्शन डी सेकेंड लॉ। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, सोचिए। आपको पता है कि 5वां लाभ पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है या जीव है, तो ये फिफ्थ लॉ ग्रोथ करेगा पुस्तकालय फिफ्थ लॉ के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following does not align with the fourth law? फोर्थ लॉ निम्नलिखित में से कौन चौथे नियम से संरेखित नहीं है? यहां नहीं का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है ओपन एक्सेस शेल्विंग, ऑप्शन बी है यूजर फ्रेंडली साइनेज, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल दिशा निर्देशिका, ऑप्शन सी है डिलेड सर्विस डिलीवरी, विलंबित सेवा वितरण, सेवा विलंब से मिलेगी आपको, ऑप्शन डी है एफिशिएंट सर्कुलेशन डेस्क, कुशल परिसंचरण डेस्क। तो आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर सी, चौथा नियम से संरेखित नहीं है, चौथा नियम को फॉलो नहीं करता है। यानी ये जो है डी, बी और ए ये सारे फॉलो कर रहे हैं, बस ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ये सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये तीनों आपके चौथे नियम को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 लॉज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, 5 नियम निम्नलिखित के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पांचों नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव थ्योरी, इथिकल थ्योरी, कैटलॉगिंग रूल्स और साइंटिफिक लॉज। क्वांटिटेटिव थ्योरी मात्रात्मक सिद्धांत, इथिकल प्रिंसिपल नैतिक सिद्धांत, कैटलॉगिंग रूल्स कैटलॉगिंग के नियम और साइंटिफिक लॉज वैज्ञानिक नियम। इसमें से कौन सा 5 जो है, ये चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर है बी, इथिकल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत। ये करेक्ट आंसर आपका है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which law encourage librarians to understand users need? यूजर के नीड को लाइब्रेरियंस कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? कौन सा नियम पुस्तकालयाध्यक्षों को उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है? पुस्तकालयाध्यक्ष जो हैं वो उपयोगकर्ता यूजर्स की जरूरत को कैसे समझ सकते हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है थर्ड लॉ, ऑप्शन सी है सेकेंड लॉ, ऑप्शन डी है फिफ्थ लॉ। तो करेक्ट आंसर है सी, दूसरा लॉ जो है लॉ नंबर 2 सेकेंड लॉ, ये लाइब्रेरियंस को इनकरेज करता है कि आप यूजर्स नीड को समझें। जैसा यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप बुक सिलेक्शन पॉलिसी बनाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉ बुक्स फॉर यूज रिजेक्ट्स विच आउटडेटेड नोशन? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, नियम किस पुरानी धारणा को खारिज करता है? रिजेक्ट करता है, यहां ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये रिजेक्ट करता है आउटडेटेड नोशन को। तो ऑप्शन ए है बुक्स आर सेक्रेड, पुस्तकें पवित्र पुस्तकें हैं। ऑप्शन बी बुक्स केप्ट अंडर लॉक्ड एंड की, ताले और चाबी के नीचे रखी गई पुस्तकें। इसका मतलब कि ताले चाबी में पुस्तकें बंद कर देंगे, स्टोर रूम में बंद करके रख दिया गया। ऑप्शन सी है रेयर बुक्स ओनली, केवल दुर्लभ पुस्तकें। और नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर है डी। अब कैसे डी है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। अब आप बोलिएगा कि पुस्तकें पवित्र पुस्तकें, उसको यूज नहीं करना है, उसको ताले चाबी के बीच में रख देना है, और रेयर बुक्स हैं इसको यूज मत करो। तो ये सारे बुक्स आर यूज को डिनाई करेंगे, यानी बुक का यूज ही नहीं होगा। जब बुक का यूज नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं लाइब्रेरी में रखने से। इसलिए पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, चाहे किसी भी तरह की पुस्तक हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, यूज के लिए है, यूजर्स के यूज के लिए है। तो आप उसे ओपन कीजिए, उसको क्लोज करके ताले चाबी के अंदर नहीं रखना है आपको। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु सेड दैट रंगनाथन्स लॉ आर द कोर फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप? रंगनाथन साहब बहुत बड़े विद्वान थे लाइब्रेरी साइंस के, और ये कह रहे हैं कि हु सेड दैट रंगनाथन्स लॉज आर कोर फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप? किसने कहा कि रंगनाथन के नियम पुस्तकालय विज्ञान का मूल दर्शन है? भारत में तो मूल दर्शन है ही, इनकी ख्याति विदेशों में भी है। तो किसने कहा था? ऑप्शन ए चार्ल्स एमी कटर, ऑप्शन बी माइकल गोरमन, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी यूनेस्को। करेक्ट आंसर है माइकल गोरमन। इन्होंने बोला था कि रंगनाथन जो है उनके 5 नियम मूल दर्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लॉ सपोर्ट्स कंटिन्यूअस स्टाफ डेवलपमेंट एंड कलेक्शन एक्सपेंशन? स्टाफ का डेवलपमेंट होना चाहिए और कलेक्शन एक्सटेंड होने चाहिए, कलेक्शन में एक्सपेंशन होना चाहिए। तो कौन सा नियम निरंतर स्टाफ विकास और संग्रह विस्तार का समर्थन करता है? कौन सा नियम है जो निरंतर स्टाफ का विकास करेगा और संग्रह कलेक्शन का डेवलपमेंट करेगा, कलेक्शन को बढ़ाएगा? जो आपके पास जो लाइब्रेरी के कलेक्शंस हैं उसको कौन बढ़ाएगा? इसका समर्थन कौन सा करता है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 4था लॉ, ऑप्शन सी है 3rd लॉ, ऑप्शन डी है 2रा लॉ। आप सोचिए, थिंक कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो इसको बढ़ाएगा।
आपको पता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये 5वां नियम है। तो उसमें ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मीन्स वो स्टाफ में वृद्धि होगी, उसके कलेक्शन में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर इज ए, 5th लॉ, 5वां लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 लॉज आर कंसिडर्ड फाउंडेशनल टू, 5 नियमों को निम्नलिखित के लिए आधारभूत माना जाता है। किसके लिए आधारभूत है ये 5 नियम? 5 नियम किसका बेस है? फर्स्ट ऑप्शन ए नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान प्रबंधन के लिए। मॉडर्न एलाइस करिकुलम, आधुनिक एलाइस पाठ्यक्रम के लिए। साइटेशन इंडेक्सिंग, उद्धरण अनुक्रमणिका के लिए। कलेक्शन वीडिंग, संग्रह निराई। संग्रह निराई, निराई मीन्स एक तरह से आपका जो वीडिंग करना, यानी जो कलेक्शन है जिसका यूज नहीं हो रहा है, जो यूजलेस हैं, फालतू की पड़ी हुई बुक्स हैं, उसको अपने कलेक्शन से हटाना, उसको वीडिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप ढूंढिए इसमें से कि कौन सा है। आपको आंसर दिख रहा है, आंसर बी, मॉडर्न एलाइस करिकुलम, आधुनिक एलाइस पाठ्यक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 23, Which law implies inclusive library services? Inclusive library services को imply कौन करता है? For all ages and abilities, किसी भी उम्र का हो। कौन सा नियम सभी उम्र और क्षमताओं के लिए समावेशी पुस्तकालय सेवाओं का तात्पर्य है? किसी भी उम्र का यूजर हो उसके लिए लाइब्रेरी सर्विसेज देता है। कौन सा नियम? ऑप्शन ए सेकेंड लॉ, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, ऑप्शन सी 5th लॉ, ऑप्शन डी 1st लॉ। तो अब देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25, द 5th लॉ अफेक्ट्स लाइब्रेरी डिजाइन बाय। 5th लॉ कुछ अफेक्ट करता है लाइब्रेरी डिजाइन को। 5वां नियम पुस्तकालय डिजाइन को इस प्रकार प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित कर सकता है 5वां नियम? किसी लाइब्रेरी को 5वां नियम कैसे प्रभावित कर सकता है? इनकरेजिंग ओपन आउटलेट्स एंड फ्लेक्सिबल स्पेसेस, खुले आउटलेट और लचीले स्थानों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्पेशल कलेक्शन, विशेष संग्रहों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। स्पेशल कलेक्शन है, वहां सारे यूजर्स नहीं जाएंगे। ऑप्शन सी रिडक्शन सर्कुलेशन, परिसंचरण को कम करना। और ऑप्शन डी है प्रोमोटिंग स्टैटिक शेल्विंग, स्थिर शेल्फिंग को बढ़ावा देना। तो आप देखिए कि 5वां नियम को इफेक्ट कौन करेगा? इसका करेक्ट आंसर आपने देखा होगा, करेक्ट आंसर इज ए, इनकरेजिंग ओपन लेआउट्स एंड फ्लेक्सिबल स्पेसेस, खुले लेआउट और लचीले स्थान को प्रोत्साहित करना, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 25 नंबर, और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द 5 लॉज। 5वां लॉ को, नियमों को, 5वां नियमों को सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत कौन करता है? ऑप्शन ए है लीगल मैंडेट्स फॉर लाइब्रेरीशिप, पुस्तकालय अध्यक्षता के लिए कानूनी आदेश। ऑप्शन बी है इथिकल गाइडलाइंस फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन के लिए नैतिक दिशा निर्देश। ऑप्शन सी है फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं के लिए दार्शनिक आधार। और ऑप्शन डी है रूल्स फॉर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, सूचीकरण और वर्गीकरण के नियम। अब आप देखिए, आपको ठीक से दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? 5 नियमों का अच्छा सारांश कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है
सी, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर लाइब्रेरी, पुस्तकालय सेवा के लिए दार्शनिक आधार। पुस्तकालय की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विस पुस्तकालय शुरू कर सकती है, करना चाहती है या की है, उसके लिए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। इसी के बेस पर सारी लाइब्रेरी सर्विसेज दी जाती हैं और दी जानी चाहिए। तो आज का हमारा ये करेक्ट आंसर है सी, और आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और आप देखिए कि इन क्वेश्चन से आपको कितना फायदा होता है।